नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फैक्ट स्टडी एसएम यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम 6 जनवरी 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसके साथ हम हर क्वेश्चन के रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। और हम उससे पहले आपके लिए एक्स्ट्रा जो फैक्ट है उसका अद्भुत प्रश्नोत्तरी जो है उसका नेक्स्ट डोज भी लेकर आए हैं, लेकिन उससे भी पहले हम आपको एक और भी सरप्राइज़ देंगे। हम डेली आपको ये कुछ जो करंट में न्यूज़ चल रही हैं उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ देते रहेंगे। देखिए, आज हम संसदीय प्रमुख जो हैं हमारे, उनके विषय में आज हम जानेंगे, ठीक है। तो संसदीय प्रमुख हैं हमारे, ये लाल कलर बहुत दिन से हो रहा है तो कलर चेंज कर लेते हैं आज, ठीक है। तो संसदीय प्रमुखों के बारे में आज जानते हैं। वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू हमारे सभापति हैं राज्यसभा के, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति ही पदेन सभापति होता है राज्यसभा का, तो वेंकैया नायडू हमारे उपराष्ट्रपति हैं, तो सभापति हो गए राज्यसभा के। हरिवंश नारायण सिंह, ये राज्यसभा के उपसभापति हैं, याद रखिएगा। पी के रामाचार्यालू, ये महासचिव हैं राज्यसभा के, तीनों को याद रखिएगा, ठीक है। और श्री मल्लिकार्जुन राव, ये नेता विपक्ष हैं राज्यसभा के। पीयूष गोयल, नेता सत्ता पक्ष हैं राज्यसभा के ये सभी पदाधिकारियों को आप याद रखिएगा। वेंकैया नायडू सभापति हो गए, हरिवंश नारायण सिंह उपसभापति हो गए, राज्यसभा की बात हो रही है। पी के रामाचार्यालू महासचिव राज्यसभा, श्री मल्लिकार्जुन राव नेता विपक्ष राज्यसभा, पीयूष गोयल नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा। अब आते हैं लोकसभा में। तो लोकसभा में ओम बिड़ला जो है अध्यक्ष हैं 17वीं लोकसभा के, याद रखिएगा, ठीक है। कोटा लोकसभा सीट से सांसद भी हैं, याद रखिएगा। उत्पल कुमार सिंह महासचिव हैं लोकसभा के, याद रखिएगा, उत्पल कुमार सिंह। और अधीर रंजन चौधरी, ये नेता विपक्ष हैं लोकसभा के, याद रखिएगा। और नेता विपक्ष ही जो लोक लेखा समिति होती है ना अपनी, उसका अध्यक्ष होता है। तो अधीर रंजन चौधरी ही लोक लेखा समिति के भी अध्यक्ष है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाते हैं ये। अब हम आते हैं अद्भुत प्रश्नोत्तरी के अगले डोज में। तो अद्भुत प्रश्नोत्तरी देखिए, तो बताइए, आप अटेम्प्ट करिए और देखिए आप कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं सही सही। 1901 में चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किस टीके की खोज के लिए दिया गया था? क्वेश्चन ये है, याद रखिएगा। दूसरा है, यूक्लिड का संबंध किस क्षेत्र से है? तीसरा है, दुधारू पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए किसका इंजेक्शन लगाया जाता है? ठीक है, आपको बिल्कुल, आप सोचते रहिए, इन प्रश्नों के बारे में अटेम्प्ट करते रहिए। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर किसी वस्तु के भार का कितने गुना हो जाता है? ठीक है। अगला है, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का पलायन वेग कितना होता है? अगला है, एक हॉर्स पावर या एक अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं? अगला है, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? अगला प्रश्न है, चर्म रोग की चिकित्सा में किसका उपयोग किया जाता है? अगला है, जल बहाव की मापने की इकाई क्या होती है? ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में किस रेडियोधर्मी पदार्थ का बड़ा बड़ा भंडार मिलता है? ठीक है। और अगला है आपका, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन की क्रिया क्या कहलाती है? अगला प्रश्न है, वास्तविक सूर्योदय के कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लग जाता है, इसके पीछे कौन सी घटना जिम्मेदार है? और लास्ट जो आपका आज का प्रश्न है, पार्किंसन रोग हमारा कौन से अंग को प्रभावित करता है? ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस आप स्टॉप कर लीजिए, है ना, वीडियो को, और अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। तो बहुत ही शानदार आपके लिए क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। आपने अभी तक अटेम्प्ट कर लिए होंगे, ठीक है। पहला प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न है, चिकित्सा 1901 में चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किस टीके के लिए दिया गया था? तो याद रखिएगा, डिप्थीरिया टीके के लिए। डिप्थीरिया टीके के लिए 1901 में जो है चिकित्सा का नोबेल दिया गया था पहला, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यूक्लिड का संबंध किससे है? तो यूक्लिड कौन थे पता है? महान यूनानी गणितज्ञ थे, याद रखिएगा, यूनानी गणितज्ञ थे यूक्लिड। तो गणितज्ञ हैं यूक्लिड, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है, दुधारू पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए किस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है? तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगता है, आपको पता होना चाहिए ये। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगता है दुधारू पशुओं में दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए। गाय भैंस आदि को यह इंजेक्शन लगने से दूध थन में उतर आता है, ठीक है। और इससे डेयरी उद्योग में अधिकांशतः इस इंजेक्शन का जो है बहुत ही दुरुपयोग भी हो रहा है, याद रखिएगा, इसलिए इसको कई बार बैन भी किया जा चुका है, ठीक है। इससे जो हमारे गौवंश हैं या भैंस हैं उनको काफ़ी नुकसान भी होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर किसी वस्तु के भार का कितने गुना हो जाता है? तो 1/6 हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे अगर पर किसी वस्तु का भार 120 किलो है तो वहाँ पर कितना हो जाएगा? बटे 6 कर दीजिए, तो वहाँ पर उसका भार 20 किलो ही रह जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का पलायन वेग कितना होता है? तो पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का पलायन वेग होता है 11.6
किलोमीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा, ये नंबर याद रखिएगा। 11.6 किलोमीटर पर सेकेंड ये पृथ्वी का पलायन वेग है। मतलब पृथ्वी की कक्षा से अगर बाहर निकलना है तो हमारे जो रॉकेट वगैरह छोड़े जाते हैं वो इस स्पीड से छोड़े जाते हैं, जिससे वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण कक्षा से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, या एक अश्व शक्ति भी इसको बोलते हैं, उसमें कितने वाट होते हैं। याद रखिएगा 746 वाट होते हैं एक हॉर्स पावर में, बिल्कुल याद रखिएगा, मत भूलिएगा। अगला है, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था। आपको ये बताना है। आप क्या सोच पा रहे हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न आपके आपके सामने रखा गया है कि बताइए आप, भौतिकी का चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था। क्या आप सोच पा रहे हैं, बिल्कुल सोचिए। आइंस्टाइन ने दिया था यार, आइंस्टाइन ने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय आइंस्टाइन ने दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, चर्म रोग की चिकित्सा में किसका उपयोग किया जाता है। तो चर्म रोग की चिकित्सा में याद रखिएगा गंधक का प्रयोग किया जाता है। देखिए कितने शानदार क्वेश्चंस हैं आपके लिए, अगर ये आ गए तो आपको कितना परेशान करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, गंधक का उपयोग चर्म रोगों की चिकित्सा के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, जल का बहाव मापने की इकाई क्या होती है। तो जल का बहाव मापने की इकाई होती है क्यूसेक। याद रखिएगा, क्यूसेक से जल के बहाव की जो है दर नापी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला प्रश्न है आपका, भारत में किस रेडियोधर्मी पदार्थ का बड़ा भंडार पाया जाता है। तो थोरियम का, याद रखिएगा, थोरियम का। और केरल में बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, थोरियम का बहुत बड़ा भंडार पाया जाता है। और मेनेंजाइट जो बालू होती है उसमें थोरियम मिलता है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। और इसका अयस्क कौन सा है, पिच ब्लेंड, याद रखिएगा। यूरेनियम और इसका अयस्क सेम होता है, पिच ब्लेंड होता है। ठीक है, और बहुत बड़ा भंडार इसका पाया जाता है भारत में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हो जाता है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। आपको पता नहीं है क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, अभी जैसे एमपी कांस्टेबल का पेपर है उसमें साइंस का बड़ा वेटेज है, तो ये साइंस के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे मैंने साइंस के क्वेश्चन ही उठाए हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, वास्तविक सूर्योदय जो होता है उससे कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है, इसके पीछे कौन सी परिघटना जो है जिम्मेदार होती है। तो उसके पहले प्रकाश का अपवर्तन जिम्मेदार होता है, याद रखिएगा, अपवर्तन जिम्मेदार होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और आज का आखिरी प्रश्न है, पार्किंसन रोग से कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है। तो याद रखिएगा तंत्रिका तंत्र, पार्किंसन रोग जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो चलिए, आज के अद्भुत प्रश्न उत्तर की ये सीरीज़ ख़त्म होती है। अब आते हैं अपने करंट अफेयर शो में। तो पहला प्रश्न है अपना, 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बन गई है। तो एप्पल जो है 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य वाली दुनिया की और अमेरिका की पहली कंपनी बन गई है। ठीक है, याद रखिएगा। एप्पल के संस्थापक कौन है, स्टीव जॉब्स, याद रखिएगा। स्टीव जॉब्स जो है एप्पल के संस्थापक हैं। सीईओ हैं उसके टिम कुक, याद रखिएगा, सीईओ टिम कुक हैं, लेकिन स्टीव जॉब्स जो हैं एप्पल के संस्थापक हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है, आपको क्या पता है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक अलग हैं और उसके सीईओ अलग हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए, सीईओ तो मैं बता देता हूँ कि सत्या नाडेला है, लेकिन आप कम से कम उसके संस्थापक तो बताइए। ठीक है, और एप्पल जो है 1976 की कंपनी है, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है, याद रखिएगा। अमेजन के सीईओ भी बता सकते हैं आप, एंडी जैसे ही अमेजन के सीईओ। चलिए, सारा मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के सचिव किसे बनाया गया है। तो पहली चीज़ जान लीजिए, जल शक्ति मंत्रालय बनाया कब गया था। 1 जून 2019 को नया मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया था, याद रख लीजिए। ठीक है, 1 जून 2019 को नया मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया, बिल्कुल आप याद रखेंगे। ठीक है, और इसके जो नए सचिव बनाए गए हैं, तो इसके नए सचिव जो बनाए गए हैं, विनी महाजन, याद रखिएगा। सॉरी, जल शक्ति मंत्रालय के नए सचिव विनी महाजन बनाए गए हैं। विनोद कन्नन दिख रहे हैं, विस्तारा एयरलाइंस के जो हैं नए सीईओ बनाए गए हैं, विनोद कन्नन। ठीक है, बलदेव प्रकाश दिख रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के एमडी और सीईओ बनाए गए हैं, जो है बलदेव प्रकाश। यहाँ पर पंकज शर्मा दिख रहे हैं, मैक्सिको में हमारे नए राजदूत बने हैं पंकज शर्मा, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड का नया वेरिएंट, ये लीजिए भाई, हाल ही में कोविड का नया वेरिएंट आया है। वेरिएंट का नाम क्या है, वेरिएंट का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, वेरिएंट का नाम है भाई साहब IHU। ठीक है, IHU वेरिएंट का नाम है। ठीक है, ये लिखा हुआ है हिंदी में, IHU वेरिएंट का नया नाम है। ठीक है, और B.1.640.2 इसका जो है
नंबर है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कहाँ पर खोजा गया है, तो ये फ्रांस में खोजा गया है, याद रखिएगा। इज़राइल में भी कुछ खोजा गया था ना कोरोना के साथ, जो वायरल वगैरह जो साथ में बहुत 2-3 प्रकार की बीमारियों के साथ कोरोना के लक्षण दिख रहे थे, उसे क्या कहा गया बताइए आप कमेंट सेक्शन में। मैंने पिछले या पिछले के पिछले वीडियो में ही बताया है, ठीक है आपको। तो बताइए, इसका उत्तर तो हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस में नया जो वेरिएंट खोज लिया गया है, फ्रांस में खोजा गया है। तो इस क्वेश्चन का करते हैं पोस्टमार्टम पूरी तरह से। तो 10 मिलियन कोविड केस वाला दुनिया का 6वां देश बन गया है फ्रांस, याद रखिएगा। यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता करने वाला भी फ्रांस बन गया है, ठीक है। यूरोपीय संघ परिषद जो है 6-6 महीने में इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है, हर देश। तो ये करीब करीब 10 से 12 साल 14 साल के बाद ये इसकी अध्यक्षता करने को मिली है फ्रांस को। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये 1 जनवरी 2022 से और जून तक करेगा, ठीक है, 6 महीने के लिए। उसके बाद चेक रिपब्लिक करने वाला है नेक्स्ट 6 मंथ के लिए। 6-6 मंथ की ही यूरोपीय परिषद की मेज़बानी की जाती है। तो अभी फ्रांस को मिली है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। पेरिस यहाँ की राजधानी हो जाती है, ठीक है। और पेरिस में किस किस का हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो पेरिस में बताइए किस किस का हेडक्वार्टर है। FATF का है एक, तो FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि आतंकवाद के लिए जो फंडिंग होती है उसको रोकने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। इसका हेडक्वार्टर जो है पेरिस में ही है। और इसने पाकिस्तान और टर्की को अभी बैन किया हुआ है, याद रखिएगा। FATF ने यूनेस्को का भी हेडक्वार्टर पेरिस में है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का भी हेडक्वार्टर पेरिस में है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का भी हेडक्वार्टर पेरिस में ही है, याद रखिएगा, ठीक है। फ्रांस ने एक सैटेलाइट भी लॉन्च की थी, मैंने आपको बताया था, सायराक्यूज़, याद रखिएगा। सायराक्यूज़ नाम की सैटेलाइट जो है फ्रांस ने अभी लॉन्च की थी, ठीक है। हम इसके साथ कौन कौन से एक्सरसाइज करते हैं, तो एक तो करते हैं वरुण, एक करते हैं गरुड़, एक करते हैं शक्ति, याद रखिएगा। ये सारे के सारे भारत और फ्रांस के बीच होते हैं। कौन कौन से बताया मैंने, वरुण, गरुण, शक्ति। एक एक्स डेजर्ट नाइट भी करते हैं। एक्स मतलब एक्सरसाइज हो गया, एक्स डेजर्ट नाइट। मैं अलग से बताता हूँ क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न होती है, ठीक है। एक्स डेजर्ट नाइट ये भारत और फ्रांस करते हैं, याद रखिएगा। लेकिन डेजर्ट फ्लैग है एक, डेजर्ट फ्लैग, ये भारत और UAE करते हैं। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। और 10 तली का अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच किया जाता है। तो इसमें भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। एक पाबी जो है आतंकवाद विरोधी अभ्यास शंघाई सहयोग कॉरपोरेशन का है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पाबी जो है आतंकवादी विरोधी अभ्यास है, ये शंघाई सहयोग कॉरपोरेशन का है। और शंघाई सहयोग कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर जो है बीजिंग में है। और इसका नवीनतम सदस्य ईरान है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं, ये अब वो कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ओमिक्रॉन अभी जो फैला हुआ है उसका नंबर क्या है, तो B.1.529, भूलिएगा मत, ये ओमिक्रॉन का नंबर है। डेल्टा का नंबर क्या है, तो डेल्टा का नंबर है, डेल्टा भी खूब तबाही मचाया भारत में, तो याद रखिएगा B.1.617.2, ये डेल्टा का नंबर है। और सबसे पहला वाला कप्पा का नंबर क्या है, कप्पा का नंबर है B.1.617, ये कप्पा है, याद रखिएगा। कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, एक जो अभी COP21 हुआ था पेरिस में, COP21 हुआ था, COP21 पेरिस में हुआ था, ठीक है। अभी तो जो है अभी जो ग्लासगो वाला नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो COP26 हुआ उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। COP21 एक पेरिस में हुआ था, ठीक है। तो COP21 पेरिस में हुआ था, उसमें भारत और फ्रांस ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ना, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी आधारशिला रखी थी यहीं पर। COP21 जो अपना हुआ था फ्रांस में अभी, ठीक है। COP21 वो पेरिस फ्रांस में हुआ था। वहाँ पे जो है भारत और फ्रांस ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की आधारशिला रखी थी। और ISA का हेडक्वार्टर जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये किसका किसका इनिशिएटिव है आपसे पूछ सकता है। तो COP21 में पेरिस में हुआ था जो COP21, वहाँ पे भारत और फ्रांस का, इंडिया और फ्रांस का ही इनिशिएटिव है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसका हेडक्वार्टर जो है गुरुग्राम में है, याद रखिएगा। गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका 101वां नवीनतम सदस्य USA है, अमेरिका इसका 101वां नवीनतम सदस्य, याद रखिएगा। अजय माथुर इसके प्रमुख हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और एक बता दे रहा हूँ, COP26 का भी मुझे याद आ रहा है। COP26 जो ग्लासगो में हुआ है। COP26 ग्लासगो जो है स्कॉटलैंड में हुआ है। COP26 वहाँ पर भारत, इंडिया और UK का एक इनिशिएटिव, बहुत ही शानदार प्रश्न आपके लिए बन सकता है। कौन सा है, ध्यान से सुनिएगा। वन सन वन वर्ड वन ग्रिड, ये जो पहल शुरू की है, कौन सी पहल, देखिए कौन सी पहल। वन सन वन वर्ड वन ग्रिड, वन सन वन वर्ड
वन ग्रिड, ये पहल किसकी है आपसे पूछ सकता है। तो भारत और यूके, यूनाइटेड किंगडम की है, याद रखिएगा। वन सन वन वर्ड वन ग्रिड, ये पहल भारत और यूके की है, याद रखेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत 1971 में जो भारत पाक के बीच युद्ध हुआ था उसमें शामिल एक वाइस एडमिरल थे जिनका अभी हाल ही में 100 साल की आयु में निधन हो गया है, तो उनका नाम क्या है। उनका नाम है वाइस एडमिरल एच के शर्मा, याद रखिए, एच एस शर्मा, सॉरी एच एस है, ये एक नहीं है, एच एच एस शर्मा, ठीक है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है अगर आ गया तो, ठीक है। वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि अपना 1971 की जो लड़ाई भारत पाक की, उसके बाद बांग्लादेश आज़ाद हो गया था, ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एच एस शर्मा जी का निधन हो गया, वाइस एडमिरल थे इकलौते, ठीक है। अब देख लेते हैं, तो यहाँ पर विजय गिलानी दिख रहे हैं, विजय गिलानी का भी हाल ही में निधन हुआ, ये फिल्म निर्माता थे, याद रखिएगा। मईद यूसुफ दिख रहे हैं, ये पाकिस्तान के एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं पाकिस्तान के मईद यूसुफ, ठीक है। और भारत के कौन है, भारत के अजीत डोभाल हैं, ठीक है। और अभी हाल ही में विक्रम मिश्री जो है, विक्रम मिश्री, इन्हें डिप्टी एनएसए बनाया गया है भारत का, जो कि पहले चाइना में राजदूत थे, चाइना के स्पेशलिस्ट हैं। और अजीत डोभाल अपने पाकिस्तान के स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है, तो इसीलिए इन सबको बनाया गया, ठीक है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए। किस देश ने हाल ही में शिखर सम्मेलन की मेज़बानी के लिए G7 की अध्यक्षता को संभाल लिया। तो G7 की इस बार अध्यक्षता कौन करने वाला है, जर्मनी ने संभाल लिया, याद रखिएगा, ठीक है। G7 जो 2021 का कहाँ पर हुआ था, तो कॉर्नवॉल यूके में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। इस बार अब जर्मनी देख ही रहे हैं आप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओएनजीसी की पहली महिला जो सीएमडी बनी है, कौन बन गई है। अब एक बात याद रखिएगा, आपके जो आने वाले 6 महीने के एग्ज़ाम हैं उसमें ये क्वेश्चन पूरा 2022 में छाया रहेगा, आप ये बात याद रख लीजिएगा। और इसमें जितने भी फैक्ट बन रहे हैं 2022 में सारे के सारे छाए रहेंगे, सारे के सारे हर जगह देखने को मिलेंगे, याद रखिएगा। एक तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ जो मैं भूल जाऊँगा, क्योंकि मुझे याद आ गया है, सिरिसा बांदला, याद रखिएगा, सिरिसा बांदला, सिरिसा बांदला, ये जो है अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी भारतीय मूल की महिला है। तो मैं बता दूं, मैं भूल जाऊं इससे पहले मैं बता देता हूं पहले, ठीक है। और अब इस प्रश्न का उत्तर, कोई महिला महिला जो ऊंचे पोस्ट पर पहुंचती है तो वो क्वेश्चन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर है, ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी बन गई हैं, कौन पता है, अलका मित्तल, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, ध्यान से इस क्वेश्चन का जो पोस्टमार्टम होगा उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अलका मित्तल जो है ओएनजीसी की, ठीक है, पहली महिला सीएमडी बन गई हैं। अब ये क्वेश्चन खत्म। अब देखिए अलका उपाध्याय दिख रही हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई की अध्यक्ष हैं अलका उपाध्याय, पहली महिला अध्यक्ष है, याद रखिएगा। धृति बनर्जी दिख रही हैं, धृति बनर्जी कौन है पता है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक है, 1916 में स्थापित है कोलकाता में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। तब से अब तक में एकमात्र पहली महिला अध्यक्ष बनी है धृति बनर्जी, याद रखिएगा, ठीक है। अगला दिख रही है आपको, अगली हर्षबंती बिष्ट, हर्षबंती बिष्ट कौन है, आप भूल सकते हैं क्या, अभी पिछले महीने हमने डिस्कस किया था, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला प्रमुख बनी है हर्षबंती बिष्ट, याद रखिएगा। सोमा मंडल को आप भूल गए, स्टील अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया, सेल की अध्यक्ष कौन बनी है, ठीक है, सेल की अध्यक्ष पहली महिला अध्यक्ष सोमा मंडल, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको डिस्कस किए जा रहे हैं। लीना नायर, आपको याद है लीना नायर, शेलेन की जो प्रमुख बनी है, शेलेन की एक कंपनी है, फ्रांस की कंपनी शेनेल की सीईओ बनी है लीना नायर, याद रखिएगा। आप गीता गोपीनाथ को भूल गए क्या, गीता गोपीनाथ को, IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसका 190वां सदस्य कौन है, एंडोरा, याद रखिएगा, ठीक है। इसकी पहली महिला उप प्रबंध निदेशक ही मान लीजिएगा, यह पोस्ट ही पहली बार जनरेट हुई है, उप प्रबंध निदेशक पहली IMF की गीता गोपीनाथ हैं, याद रखिएगा। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया पता है आपको, गुरजीत कौर, ये बात भी याद रखिएगा। गुरजीत कौर को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है, याद रखेंगे, ठीक है। अब मैं आपको 4 उन महिलाओं के बारे में बता रहा हूँ जिनका इस साल गूगल ने डूडल बनाकर उन्हें सम्मानित किया। एक सुभद्रा कुमारी चौहान, याद रखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान की 117वीं जयंती पर गूगल ने डूडल बनाकर उन्हें सम्मानित किया। दूसरी आपको शख्सियत बता रहा हूँ, ठीक है, डॉक्टर कमल रानादीव, डॉक्टर कमल रानादीव, इनकी कौन सी जयंती थी, इनकी 104वीं जयंती थी।
और इनका भी गूगल ने डूडल बनाकर इन्हें सम्मानित किया। सुभद्रा कुमारी चौहान की तो बताने की ज़रूरत नहीं थी ना कि वो कौन है, ठीक है, इनको बताने की ज़रूरत है तो इनको बता दे रहा हूँ। इन्होंने भारत का पहला टिश्यू कल्चर लैब जो है, लेबॉर्ट्री जो है बनाया था भारत के अंदर, ठीक है। ये एक कैंसर विशेषज्ञ थी, ठीक है, याद रखिएगा कौन, डॉक्टर कमल रणदीव, ठीक है, रानादीव, याद रखिएगा। अगला अगला आपको मैं बता रहा हूँ, अगली कादम्बरी गांगुली। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, हल्के में मत लीजिएगा। कादम्बरी गांगुली, इनका भी गूगल ने डूडल बनाकर 160वीं जयंती पर जो है इन्हें सम्मानित किया। ये कौन थी, भारत की पहली महिला डॉक्टर होने का गौरव कादम्बरी गांगुली के ही पास है, याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछता है ये, ठीक है। अगला नाम आपको बता रहा हूँ, सरला ठकराल। अब आप बताइए कि ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार आ चुका है, ठीक है, कि सरला ठकराल, मैं बताता हूँ कैसे क्वेश्चन आता है। इनकी 107वीं जयंती थी, इसलिए गूगल ने इनका डूडल बनाया। क्यों बनाया, हर किसी का तो नहीं बनाता। भारत की पहली महिला पायलट हैं सरला ठकराल, इसलिए हजारों लाखों बार प्रश्न आ चुका है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें प्रश्न आया हो कि भारत की पहली महिला पायलट कौन है, सरला ठकराल, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी सारी जो महिलाएं जो है न्यूज़ में थी, है ना, उनका मैंने पोस्टमार्टम पूरा आपको बताने की कोशिश की है, जो आपको परेशान ना कर पाए। हाँ, एक और मैं बताना भूल गया, अंजू बॉबी जॉर्ज, इन्हें वर्ल्ड एथलेटिक्स ने, अंजू बॉबी जॉर्ज, वर्ल्ड एथलेटिक्स ने इन्हें, जिसका हेडक्वार्टर वर्ल्ड एथलेटिक्स जो है उसका हेडक्वार्टर मोनाको में है, याद रखिएगा, इन्हें वुमन ऑफ द ईयर चुना है, याद रखिएगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने अंजू बॉबी जॉर्ज को वुमन ऑफ द ईयर चुना है, ये बात भी याद रखिएगा। मैंने सारे के सारे आपको महिलाएं जो न्यूज़ में थी उनका जो है मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। और भी जो मुझे कभी लगेगा तो मैं अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा, हालांकि इसमें आपका कवर हो गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत भारत ने बहुराष्ट्रीय नौसैन्य अभ्यास एक मिलन मिलन जो है भारत करने वाला है। ये सैन्य अभ्यास है, नौसैन्य अभ्यास है, मिलन, ठीक है। तो उसमें कितने देशों को भारत ने आमंत्रित किया है, 46 देशों को भारत ने आमंत्रित किया है। विशाखापट्टनम में होगा, 25 फरवरी से होगा, याद रखिएगा। बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए है, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। और 1995 से हो रहा है, ये बात भी याद रखिएगा। द्विवार्षिक है और इस बार इसका 11वां संस्करण है। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। कौन सा नौसैन्य अभ्यास है, मिलन है, ठीक है। देखिए इसके प्रश्न कैसे कैसे बनेंगे। नौसैन्य अभ्यास का नाम मिलन है, कितने देशों को बुलाया 46 देशों को, कब से शुरू हुआ, 1995 से शुरू हुआ, कैसा है, द्विवार्षिक है, कौन सा संस्करण है, 11वां संस्करण है, कहाँ पर होगा, विशाखापट्टनम में होगा, कब से होगा, 25 फरवरी से होगा। इतने सारे क्वेश्चन है, इसके बाहर इससे क्वेश्चन नहीं जाने वाला, याद रखिएगा। एक और जा सकता है, इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है सौहार्द 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 सामंजस्य और सहयोग, सौहार्द सामंजस्य और सहयोग इसकी थीम है। चलिए पोस्टमार्टम हो गया इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में स्वच्छ गंगा मिशन के लिए महानिदेशक के रूप में कौन पदभार संभाल चुके हैं। तो स्वच्छ गंगा मिशन के लिए हाल ही में पदभार संभाल चुके हैं जी अशोक कुमार, याद रखिएगा, जी अशोक कुमार ने स्वच्छ गंगा मिशन के लिए पदभार संभाल लिया है, ठीक है, याद रखिएगा। अब वी एस पठानिया दिख रहे हैं यहाँ पर। वी एस पठानिया कौन है, हमारे तट रक्षक बल के 24वें प्रमुख है, वीरेंद्र सिंह पठानिया या वी एस पठानिया, ठीक है। विनय कुमार त्रिपाठी या वी के त्रिपाठी दिख रहे हैं, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं। सुनीत शर्मा का स्थान लिया है रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ हैं वी के त्रिपाठी, याद रखिएगा, ठीक है, भूलना नहीं है आपको, ठीक है। और क्या बताया जा सकता है यहाँ पर, और बताया जा सकता है भाई, एनर्जी एनर्जी ट्रांजिशन, एक, हाँ हाँ, एक और क्वेश्चन याद आ गया। एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तरुण कपूर, याद रखिएगा। तरुण कपूर कौन थे, एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं तरुण कपूर। एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तरुण कपूर, याद रख लेना भाई, याद रख लेना, भूलना नहीं। और क्या है, पीएम मोदी ने जो अभी देखो कोप 26 हुआ ना, कोप 26 के बारे में मैंने आपको एक चीज़ बताई कि भारत और यूके ने वहाँ पर क्या इनिशिएटिव लिया, वन वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ठीक है। अब वहाँ पर जो अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, वहाँ पर उन्होंने पंच अमृत दिया। पंच अमृत में एक शब्द उन्होंने क्या कहा था कि 2070 तक भारत नेट जीरो होगा, ठीक है, याद रखिएगा। और इसी के लिए 2025-26 में इसी की ओर कदम बढ़ाते हुए पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य है हमारा 2025-26 तक। अब ये 20% पेट्रोल में इथेनॉल मिल जाएगा तो पेट्रोल 80% ही बचेगा, जिससे प्रदूषण भी कम होगा, हमारा पैसा भी बचेगा। और इसलिए इथेनॉल में जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
और क्या बताया जा सकता है? अब गंगा गंगा का नाम आया है, ठीक है। स्वच्छ गंगा का राष्ट्रीय मिशन का बने हैं अध्यक्ष तो जी अशोक कुमार जी। तो गंगा एक्सप्रेस वे बता दीजिए इसी बात पर। मेरठ से प्रयागराज के बीच गंगा एक्सप्रेस वे जो है बनेगी, ठीक है। 592 किलोमीटर की होगी, 12 शहरों से होकर गुजरेगी। शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश से मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया है, ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी गैंगेटिक डॉल्फिन है, याद रखिएगा। लेकिन अगर पूछ लेता है भारत का हेरिटेज एनिमल विरासत पशु कौन है, तो वो हाथी है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट का जो है शुभंकर कौन है, तो चाचा चौधरी है, याद रखिएगा। नमामि गंगे प्रोजेक्ट का शुभंकर। और सबसे स्वच्छ गंगा शहर कौन सा है पूछ दे तो वाराणसी सबसे स्वच्छ गंगा शहर है। और वाराणसी जो है सार्वजनिक परिवहन में रोपवे का इस्तेमाल करने वाला पहला भारतीय शहर भी है, याद रखिएगा। और नेशनल नेशनल जो वाटरवेज वन है वो गंगा नदी पर ही है। और वो प्रयागराज से हल्दिया जो कि पश्चिम बंगाल में है वहाँ तक जाती है, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए हैं, ठीक है। अब शुभंकर की बात आई थी तो एक और शुभंकर बता देता हूँ। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का शुभंकर है एक सिंग वाला गैंडा, याद रखिएगा, ठीक है। और क्या बताया जा सकता है? और HPCL ने स्टोर खोले थे, आपको पता है? हैप्पी शॉप ये स्टोर, ये शोरूम टाइप का है। यहाँ पर तेल वेल नहीं मिलता है, ठीक है। हैप्पी शॉप्स ये HPCL के स्टोर्स हैं, ठीक है। और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की स्थापना कब हुई थी, तो ये भी बता देता हूँ। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की स्थापना हुई थी 2011 में। तो ये बात भी याद रखिएगा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो है, इस क्वेश्चन का पूरा जो है पोस्टमार्टम खत्म होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट चल रहा है उसका पता लगाने के लिए पहली स्वदेशी किट विकसित कर ली है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ओमिश्योर, याद रखिएगा। सॉरी, इसका नाम है ओमिश्योर, ठीक है। इसको टाटा मेडिकल्स ने बनाया है, ये बात भी याद रख लीजिएगा। ओमिश्योर को ओमिक्रॉन का पता लगाएगी, ठीक है। अब RT-PCR दिख रहा है। RT-PCR का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो RT-PCR का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चैन रिएक्शन, याद रखिएगा। क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चैन रिएक्शन, RT-PCR ये टेस्ट होता है कोरोना के लिए, ठीक है। एक और कोरोना कैसा वायरस था, तो SARS-CoV-2 वायरस था, याद रखिएगा। SARS-CoV-2। इसमें सार्स की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। सार्स की फुल फॉर्म होती है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। एक मर्स भी होता है, याद रखिएगा। इसका भी फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। MERS इसका भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म होता है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, याद रखिएगा। विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए होता है और एलिसा टेस्ट एड्स के लिए होता है, याद रखिएगा। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, याद रखिएगा, ठीक है। और एक 2DG मेरे को याद आ रहा है। 2DG क्या है? DRDO ने बनाया था एक पाउडर, ये कोविड को शरीर में फैलने से रोकेगा, याद रखेंगे, ठीक है। ओमिक्रॉन का तो वेरिएंट मैंने आपको बता दिया था, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। ओमिक्रॉन का वेरिएंट है B.1.1.529। ये ओमिक्रॉन का वेरिएंट है। ओमिश्योर से पता लगाया जाएगा कि ओमिक्रॉन है कि नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किस उत्पाद के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा विकसित नया लोगो लॉन्च किया है, तो दुग्ध उत्पाद के लिए, ठीक है। याद रखिएगा, दुग्ध उत्पाद के लिए जो है PM मोदी ने नया लोगो लॉन्च किया है, ठीक है। डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रुपाला और डेयरी बोर्ड के अध्यक्ष हैं मीनेश शाह, तो ये बात भी याद रखेंगे, ठीक है। और क्या बताया जा सकता है? यहाँ पर सोया मिल दिख रहा है, सोया मिल दिख रहा है। तो सोया मिल को, ठीक है, अभी राष्ट्रीय वस्तु घोषित किया गया था। पिछले ही वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था सोया मिल के बारे में। आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए कि सोया मिल को क्या घोषित किया गया था। मैंने थोड़ा सा तो आपको हिंट दे ही दिया, फिर भी बताइए आप। अब मैं आपको बताता हूँ शिक्षा मंत्रालय के बारे में, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय ने, ठीक है, 2 पहल चलाई थी। एक सार्थक पहल, याद रखिएगा, एक सार्थक पहल और एक निपुण पहल। ये दोनों शिक्षा मंत्रालय के पहल हैं। जैसे आपसे अगर पूछ देता है कि ये लोगो वाला, तो यहाँ पर जो है डेयरी मंत्रालय का क्वेश्चन आ गया, तो मैंने मंत्रालय से रिलेटेड आपको 2 पहल बता दी शिक्षा मंत्रालय से रिलेटेड, सार्थक पहल और निपुण पहल। और शिक्षा मंत्री कौन है मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। एक समृद्ध पहल भी चलती है मीटी का, ठीक है। मीटी मतलब IT मिनिस्टर, ठीक है, जिसके अपने मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, रेलवे मंत्री भी हैं वो, ठीक है। तो समृद्ध पहल स्टार्टअप्स को गति देने के लिए मीटी का है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए इसका पोस्टमार्टम हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। भागवत गीता व रामायण अनुसंधान केंद्र किस शहर में बनेगा, तो याद रखिएगा वो पटियाला में बनने वाला है, पंजाब में। भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र, याद रखेंगे। यूनेस्को ने इस बार, और बता दे रहा हूँ, एक यूनेस्को ने इस बार श्रीनगर को रचनात्मक शहर भी घोषित किया है, ये बात भी याद रखिएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने महाराजा विक्रमवीर हवाई अड्डा पर नया एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो याद रखिएगा, त्रिपुरा अगरतला की राजधानी में किया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन यहाँ पर विक्रम माणिक वीर हवाई अड्डा जो है वो इंपॉर्टेंट है, अगरतला में है। ठीक है, ये बात आप याद रख लीजिएगा। और बता देता हूँ त्रिपुरा के बारे में कुछ। याद रखिएगा, त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, और क्या बता देता हूँ, यहाँ पर मोदी जी ने एक प्रोजेक्ट मिशन 100 ऑफ विद्या ज्योति स्कूल्स चलाया। ठीक है, प्रोजेक्ट मिशन 100 विद्या ज्योति स्कूल चलाया। यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ के स्कूल हैं त्रिपुरा के, उनको विद्या ज्योति स्कूल में कन्वर्ट किया जाएगा, और विद्या ज्योति स्कूल में जो है हाई लेवल की फैसिलिटीज़ बच्चों को मिलेंगी, जिससे वो बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाई कर सकेंगे। इसके लिए 500 करोड़ रुपए खर्चा करने वाला है केंद्र सरकार, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसका हो गया पोस्टमार्टम। अगला प्रश्न है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हाल ही में 4800 करोड़ रुपए की 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो यहाँ ये 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन मणिपुर में किया गया है, याद रखिएगा। एन वीरेंद्र सिंह यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर ला गणेशन हैं। मणिपुर की बात हो रही है। यहाँ पर नट संकीर्तन उत्सव भी होता है, जो कि अमूर्त विरासत स्थल में है। अमूर्त विरासत जो है अपनी, उनमें शामिल है नट संकीर्तन, वो मणिपुर का ही है, याद रखिएगा। और 14 है अपनी अमूर्त विरासत, 14वीं दुर्गा पूजा है, याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा 141 मीटर का पियर ब्रिज भी बन रहा है मणिपुर में, याद रखिएगा। ठीक है, ईजाई नदी पर बन रहा है। और क्या बताया जा सकता है, अंडमान निकोबार में एक पहाड़ था, माउंट हैरियट पहाड़ था। ठीक है, इसका नया नाम कर दिया गया है माउंट मणिपुर। आपसे पूछ सकता है माउंट मणिपुर कहाँ पर है, तो मणिपुर मत लगाइएगा, अंडमान निकोबार में है, याद रखिएगा। यहाँ पर तामलैंग यहाँ की जगह है, वहाँ पर रानी गॉल्डेव्यू, ठीक है, गॉडेलियू तामलैंग में। इनका नाम भी अजीब रहता है, थोड़ा बोलने में, प्रोनाउंसिएट करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। ठीक है, तो वहाँ नॉर्थ ईस्ट का जो है वहाँ की संस्कृति थोड़ी सी अलग है, तो उनका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में मुझे दिक्कत होती है। ठीक है, तो वहाँ पर मैं क्या बता रहा था, तामलैंग में जो है रानी गॉडेलियू स्वतंत्रता सेनानी थी हमारी। ठीक है, उनका जो है संग्रहालय बनाया गया है, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अजीब नहीं होती है, मैंने गलत बोल दिया, वहाँ पर गलत वर्ड यूज़ कर दिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। उनकी जो संस्कृति है वो थोड़ा सा भाषा अलग है। ठीक है, भाषा अजीब नहीं है, भाषा अलग है, मुझे अलग वर्ड यूज़ करना चाहिए था। ठीक है, जैसे साउथ की भाषाएं हैं तो वो थोड़ी सी अलग है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा था। ठीक है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ उसके लिए। और क्या बताया जा सकता है, मोदी जी ने पंजाब में भी, ठीक है, 42,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, याद रखिएगा, पंजाब में भी। ठीक है, अभी पंजाब में मैंने बताया पटियाला में भागवत और गीता रामायण अनुसंधान केंद्र भी बन रहा है, और यहाँ पर मोदी जी ने 42,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया है, याद रखेंगे। 4800 करोड़ रुपए का मणिपुर में किया है। मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बता दी। ठीक है, और पंजाब के बारे में एक बात और जान लीजिए कि रथ यात्रा जो होती है ना उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ की, उसको जो है स्टेट फेस्टिवल भी पंजाब ने ही घोषित किया है। उड़ीसा मत लगा दीजिएगा उसका। अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये प्रश्न जो है, इस प्रश्न में आपको बहुत सारा जानकारी में देने वाला हूँ। ठीक है, ये प्रश्न ही ऐसा है क्योंकि हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग जो एकेडमी है उसकी उद्घाटन किसने किया? तो सर्बानंद सोनोवाल, हमारे आयुष मंत्री ने हैदराबाद में जो है, एक सीधा से ये समझ लीजिए कि योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन हैदराबाद में किया है सर्बानंद सोनोवाल ने, हमारे आयुष मंत्री हैं, याद रखिएगा। अब हैदराबाद कहाँ पर है? तेलंगाना में है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय मध्यस्थता केंद्र भी यहाँ पर हैदराबाद में ही बना है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और क्या बताया जा सकता है, सबसे अधिक हाल ही में तेलंगाना के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि तेलंगाना के गांव जो हैं ओडीएफ लिखना चाह रहा था मैं, ओडीएफ प्लस स्टेटस ओडीएफ ओपन डिफेक्शन फ्री या जो है खुले में शौच मुक्त घोषित हो गया है। लगभग 97% गाँव इसके हैं ऐसे जो ओडीएफ प्लस स्टेटस हासिल कर चुके हैं। अब आपने सुना होगा भैया, हमने तो ओडीएफ सुना है, अब ये ओडीएफ प्लस क्या होता है? तो मैं आपको सीधे सीधा बताता हूँ। देखिए ओडीएफ क्या होता है, ओडीएफ मतलब होता है खुले में शौच मुक्त, बिल्कुल भी ओडीएफ कहलाएगा। ठीक है, ओडीएफ तो सीधा है कि मतलब
शौच मुक्त मतलब अपन बोल सकते हैं कुछ भी आप समझ सकते हैं। जैसे अपन पॉटी जाते हैं, दीर्घ शंका जिसे बोल सकते हैं अपन, 2 नंबर जाते हैं ना, वो खुले में कोई भी जाता नहीं दिखेगा जिस स्थान पर, उसको ODF फ्री घोषित कर दिया जाएगा। अब ODF प्लस क्या होता है? ODF प्लस ये होता है कि वो शौच मुक्त तो वो जगह होगी, लेकिन जो यूरिन पास करते हैं, पेशाब करते हैं लोग, वो भी खुले में नहीं जाएंगे। ठीक है, वो भी खुले में नहीं जाएंगे। तो ऐसे में उस स्थान को ODF प्लस का दर्जा दे दिया जाता है। इसके लिए क्या होता है कि वेल मेंटेन टॉयलेट होंगे। ठीक है, वेल मेंटेन टॉयलेट होंगे तभी ना ये लोग अगर मार्केट में गए हैं तो उनको अगर जाना होगा तो वो कहाँ जाएंगे? तो खुले में ही जाएंगे अगर टॉयलेट नहीं होंगे। तो टॉयलेट की वेल मेंटेन सुविधा होनी चाहिए। तो ODF प्लस स्टेटस ये होता है। ठीक है, ODF में खुले में शौच मुक्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, ODF प्लस में शौच प्लस जो है आपका यूरिन जो है खुले में नहीं करेंगे, और उसमें टॉयलेट अच्छे मतलब वेल मेंटेन रहेंगे, तो ODF प्लस का स्टेटस मिलता है। ठीक है, और ODF प्लस प्लस भी होता है, एक याद रखिएगा। ODF प्लस प्लस भी होता है, याद रखिएगा। ODF प्लस प्लस क्या होता है? ODF प्लस प्लस का स्टेटस वो होता है कि ODF प्लस वाला तो रहेगा, मतलब शौच भी खुले में नहीं जाएंगे, पेशाब भी खुले में नहीं जाएंगे, और जो सीवर होती है ना, जो नालियाँ होती हैं, वो भी खुले में नहीं बहेंगी, वो भी खुले में नहीं बहेंगी। तब ODF प्लस प्लस का दर्जा दे दिया जाता है। तो अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी मेरे ख्याल से। सीवर नाले खुले में नहीं रहेंगे और ODF प्लस का स्टेटस रहेगा, तो ODF प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो अभी हाल ही में जो है तेलंगाना के गांव ODF प्लस का दर्जा हासिल कर चुके हैं, लगभग 97% गांव। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है। तमिलनाडु भाई साहब 35% पर है। देखिए कितना गैप है। ठीक है, मध्य प्रदेश 5वें नंबर पर है, इसमें 2 पॉइंट समथिंग % है। ठीक है, तो सोच लीजिए अभी कितना पीछे है। ODF प्लस प्लस की बात तो बहुत दूर है, ODF प्लस पाने में भी अभी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब और देखते हैं, और कुछ देखते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन जो लागू हुआ था, ग्रामीण विकास मंत्रालय चलाता है, याद रखिएगा, गांवों का विकास करने के लिए। ठीक है, और ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन है, 2016 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लगाया था, चालू किया था। इसमें टॉप पर भी तेलंगाना है। और हमारे जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हैं, इनके नाम पर चेनानी नाशरी सुरंग जो कि जम्मू कश्मीर में है, और कोलकाता का जो बंदरगाह है जो कोलकाता का बंदरगाह है, इन दोनों का नाम जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर ही किया गया है, याद रखिएगा। तेलंगाना में काकती रामप्पा रुद्रेश्वर मंदिर भी है, जो 39वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, याद रखेंगे। तेलंगाना की चीफ जस्टिस कौन है? हेमा कोहली, जो 25 हमारे हाई कोर्ट है उसमें इकलौती महिला चीफ जस्टिस हैं, याद रखिएगा। एक और महिला से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कवल टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर काशू ब्रह्मनेडी रेड्डी नेशनल पार्क है, यहाँ पर महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है, और यहाँ पर कौन सा है? मृगावानी नेशनल पार्क। मैंने कौन कौन से बता दिए, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए। ठीक है, कवल टाइगर रिजर्व, अमराबाद टाइगर रिजर्व, कासू ब्रह्मरेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, मृगावानी नेशनल पार्क, इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, और क्या बताया जा सकता है? और बताया जा सकता है यहाँ पर कनुमा कनुमा फेस्टिवल भी होता है। यहाँ पर फूलों का त्यौहार एक होता है, बथकुम्मा फेस्टिवल भी यहाँ पर फूलों का त्यौहार होता है, ये भी तेलंगाना का ही है। ठीक है, याद रखेंगे। हुसैन सागर झील भी तेलंगाना में है, हार्ट के आकार की झील है, याद रखिएगा। हुसैन सागर झील याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और स्वच्छ भारत मिशन, मैं आपको स्वच्छता की इतनी बात बता दी, आपको ये नहीं बताया कि स्वच्छ भारत मिशन का पहला चरण जो है 2 अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ था, जो कि 2 अक्टूबर 2019 तक ख़त्म हो चुका है, और भारत ODF फ्री भी हो गया है। पता है आपको? पता है ये बात, भारत ODF फ्री हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर योग विश्वविद्यालय की बात आई है, तो कल मैंने आपको बताया था कि भारत के बाहर इकलौता योग विश्वविद्यालय कहाँ पर है? लॉस एंजिलस में है, याद रखिएगा। लॉस एंजिलस में भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय है, उसका नाम है स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लॉस एंजिलस में 34वें ओलंपिक भी होने वाले हैं 2028 में, 2024 में 33 में होने वाले हैं। पेरिस में, टोक्यो में हुए हैं 32वें ओलंपिक, ये बात भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और क्या बताया जा सकता है? और बताया जा सकता है यहाँ पर, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, एक बात और याद आ गई, यहाँ पर पल्ले प्रगति मोबाइल ऐप भी है, याद रखिएगा। तेलंगाना में ही पल्ले प्रगति मोबाइल ऐप भी चल रही है। दलित बंधु योजना भी यहाँ पर चल रही है, रायतू बंधु योजना भी चल रही है, हरा भरा प्रोजेक्ट भी चल रहा है। हरा भरा प्रोजेक्ट से ड्रोन से जो है दुर्गम स्थानों पर जो है वृक्षारोपण किए जाते हैं। हरा भरा प्रोजेक्ट भी यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, मेडिसिन फ्रॉम स्काई फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर भी यहीं पर चल रहा है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। और एक बात बता देता हूँ मैं, जो
यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसके हिसाब से तेलंगाना का पोचमपल्ली जो गांव है वो पर्यटन के हिसाब से बेस्ट गांव है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ फैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने इस क्वेश्चन में कवर करने की कोशिश की है। आई होप आपको बहुत अच्छा कंटेंट लगा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में टेस्ला टेस्ला किसकी कंपनी है? एलन मस्क की। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? एलन मस्क की। द बोरिंग कंपनी भी एलन मस्क की है। एक और इनकी कंपनी है, मैंने बताया पिछले वीडियो में, कमेंट सेक्शन में आप बताइए। अब प्रश्न है, टेस्ला में काम करने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो अशोक एलुस्वामी, याद रखिएगा, अशोक एलुस्वामी टेस्ला में काम करने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति बन गए हैं, याद रखिएगा। और जो भाव्या लाल हैं, ये नासा की जो हैं कार्यवाहक प्रमुख बनाई गई थी। अभी वर्तमान में नासा के प्रमुख कौन हैं? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, और मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको कुछ बता देता हूँ। पैसा बाजार आपने सुना है? पैसा बाजार डॉट कॉम। पैसा बाजार डॉट कॉम क्या किया है पता है? असुरक्षित ऋणों की, यहाँ पर पैसा बाजार डॉट कॉम में क्या है कि ऋण मिल जाते हैं बड़ी आसानी से, बिना बहुत ज़्यादा ताम झाम के ऋण मिल जाते हैं। बोलते हैं ना ताम झाम बहुत लगता है, ताम झाम के बिना ही पैसा बाजार में ऋण मिल जाते हैं। तो असुरक्षित ऋणों के लिए प्री क्वालिफाइड प्रोग्राम की पेशकश करने के लिए एक्सिस बैंक के साथ करार किया है। मैंने क्या बोला एक बार फिर से सुन लीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं, वैसे वीडियो बहुत लंबा हो गया है। आप बस याद रखिएगा, पैसा बाजार ने असुरक्षित ऋणों के लिए प्री क्वालिफाइड प्रोग्राम की पेशकश करने के लिए एक्सिस बैंक के साथ करार किया है, याद रखिएगा। याद रखिएगा, पैसा बाजार और एक्सिस बैंक ने करार किया हुआ है। ठीक है, असुरक्षित ऋण के लिए। ठीक है, इतना आप याद रख लीजिएगा, मुझे लगा इंपॉर्टेंट है तो बता देता हूँ। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं कभी आपको बीच में नहीं बोलता हूँ क्योंकि आपका इससे समय बर्बाद होता है। ठीक है, मैं लास्ट में बोलता हूँ क्योंकि मेरा ये फ़र्ज़ है। तो चलिए मिलते हैं आपको करंट अफेयर्स के अगले डोज में। अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तभी आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और अगर अच्छा लगा हो तो वास्तव में आप अपने साथ 10 बंदों को जोड़िएगा। ठीक है, हमारा चैनल ग्रो हो और आपको भी फ़ायदा मैं पहुंचाता रहूँ, याद रखिएगा। ठीक है, ये बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों। तो जय हिंद जय भारत। दोस्तों तो नहीं बोलूँगा, स्टूडेंट्स बोलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले करंट अफेयर के शो में। जय हिंद।